Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. Hello students, in this video tutorial we are going to learn accounting for issue of shares. अंशों के निर्गमन का लेखांकन पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि यह अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का दूसरा वीडियो है। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस भाग में टाइप्स ऑफ इशू ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ इशू, जैसे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट आदि से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों एवं उनमें होने वाले अकाउंटिंग एंट्रीज को समझेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, इशू प्राइस के आधार पर अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से देखने को मिलता है। इसके 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ इशू। फर्स्ट इज इशू एट पार, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। यह तब होता है जब इशू प्राइस और फेस प्राइस यानी अंशों पर अंकित मूल्य और अंशों को जारी करने का मूल्य दोनों समान हो। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया कि मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी कीमत है 100 रुपये, यानी फेस प्राइस है 100 रुपये, और उसे मार्केट में 100 रुपये पर ही जारी किया जा रहा है, या उसका इशू 100 रुपये पर ही मार्केट में ले आया गया है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इशू एट पार, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। दूसरी जो कंडीशन है वह हो सकती है इशू एट प्रीमियम, इसको हिंदी में कहते हैं अधि मूल्य पर अंशों का निर्गमन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इशू एट प्रीमियम, अधि मूल्य या अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन। व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस प्राइस, अर्थात यदि 100 रुपये का शेयर है और उसे 110 रुपये में बेचा जाए तो इस टाइप का जो इशू होगा या इस प्रकार का जो निर्गमन होगा उसे इशू एट प्रीमियम अर्थात अधि मूल्य पर निर्गमन कहेंगे। और तीसरी जो कंडीशन है वह है इशू एट डिस्काउंट, अर्थात छूट पर अंशों का निर्गमन। और जैसा कि आप जानते हैं, छूट पर अंशों का निर्गमन यानी जितने का शेयर है उससे कम मूल्य पर यदि जारी किया जाता है, अर्थात यदि कोई शेयर जिसकी फेस प्राइस 100 रुपये है लेकिन उसका इशू प्राइस फेस प्राइस से कम है, यानी इशू प्राइस इज लेस देन फेस प्राइस, जैसे कि 100 रुपये का शेयर और 90 रुपये में यदि जारी किया जाए, 90 रुपये में यदि इशू किया जाए, तो इस इशू की कंडीशन को क्या कहेंगे, इशू एट डिस्काउंट। स्टूडेंट, इन तीनों परिस्थितियों में अकाउंटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इशू के अकाउंटिंग या कंपनी की बुक्स में होने वाली एंट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इन विभिन्न परिस्थितियों में कंपनी की बुक्स या कंपनी के स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बिंदुओं की चर्चा हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इशू एट पार की कंडीशन को, अर्थात जब अंशों का निर्गमन उनके फेस प्राइस पर किया जाता है, फेस प्राइस के बराबर मूल्य पर किया जाता है, तो इस कंडीशन को जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसे कहते हैं इशू एट पार। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इशू ऑफ शेयर्स के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कंपनी अपना प्रविवरण जारी करती है, प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, और प्रॉस्पेक्टस में इशू से संबंधित कंडीशन दी गई होती हैं। अर्थात जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन इशू एट पार पर करने के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करेगी तो उसमें इस बात का उल्लेख होगा कि अंशों का जो निर्गमन है वह फेस प्राइस पर होगा। और इसके जो स्टेप्स होते हैं
इसमें हम लोगों ने समझा था। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑन एप्लीकेशन, यानी इशू के संबंध में जब एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो उस समय एंट्री करने की जरूरत होती है। अगली एंट्री की जरूरत तब होती है जब उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करने के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, एलिजिबल जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किए जाते हैं और अलॉटमेंट की मनी ड्यू और रिसीव होती है। इसके अतिरिक्त जब कंपनियां कॉल्स करती हैं इशू से संबंधित तो उस समय एंट्री करने की जरूरत होती है। यानी मोटे तौर पर देखें तो कोई भी कंपनी जब अपना इशू जारी करती है तो उसे 3 स्टेप पर एंट्री करने की जरूरत होती है। कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑन एप्लीकेशन, यानी जब एप्लीकेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय एप्लीकेशन से संबंधित जो टर्म्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी की बुक्स में एप्लीकेशन से संबंधित एंट्रीज पास की जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की ही एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जब कंपनी को शेयर्स इशू करने से संबंधित एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं तो कंपनी उनके साथ कुछ अमाउंट भी टोकन मनी प्राप्त कर सकती है। और नॉर्मली प्रैक्टिस में ये कंपनियां करती हैं कि जो एप्लीकेशंस मांगती हैं उसके साथ एक टोकन अमाउंट यानी पार्ट ऑफ इशू कैपिटल मांगती हैं। जैसे अगर 100 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके से एप्लीकेशन पर एक अमाउंट डिमांड किया जाता है। तो जैसे ही एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है या कंपनी को प्राप्त होता है तो आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये रूल है, एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहली एंट्री कब होती है? व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है तो उस समय जो एंट्री होती है वह होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है तो इसके बाद दूसरी एंट्री करने की जरूरत तब पड़ती है जब ये एप्लीकेशन अमाउंट को कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबल एप्लीकेशंस होते हैं जिनको कंपनी अंशों को आवंटित करने का निर्णय लेती है, केवल उन्हीं का अमाउंट, उन्हीं का एप्लीकेशन अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। और जब शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय जो एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर से संबंधित नेक्स्ट एंट्री तब करने की जरूरत पड़ती है जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, यानी व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। और उस समय इस परिस्थिति में जो एंट्री होती है यानी सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के संबंध में जो एंट्री होती है वह एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू। नेक्स्ट एंट्री तब होती है अलॉटमेंट की जब अलॉटमेंट का अमाउंट यानी जो अमाउंट ड्यू होता है उसे जब कंपनी प्राप्त करती है या शेयर होल्डर कंपनी को जब वह अमाउंट भुगतान करते हैं तो उस समय जो एंट्री होती है वह एंट्री होती है अर्थात व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। वहीं तीसरी एंट्री करने की जरूरत तब होती है जब कंपनी कॉल्स करती है। तो सबसे पहले कॉल्स पे क्या करेगी? तो कॉल्स का अमाउंट ड्यू करती है। और जब कोई कंपनी अपने कॉल्स का अमाउंट ड्यू करती है यानी व्हेन कॉल्स मनी ड्यू, उस समय जो एंट्री होती है वह होती है शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल्स मनी ड्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बता दूं कि इशू के टर्म में कंपनीज जो है वो स्वतंत्र होती है कि वो अपने इशू प्राइस को विभिन्न कॉल्स में प्राप्त कर सकती हैं। अर्थात चाहे तो एक ही बार में वो प्राप्त कर सकती हैं यानी एक पहली कॉल में ही पूरा बकाया अमाउंट प्राप्त कर सकती हैं, अथवा वह छोटे छोटे अमाउंट्स में कॉल्स करके अपने
शेयर्स का पैसा भी प्राप्त कर सकती हैं। तो जैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ हमने जो डॉट डॉट किया हुआ है, अर्थात अगर ये एंट्री पहले कॉल से संबंधित है, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वहीं अगर यह एंट्री सेकेंड कॉल से रिलेटेड है, तो आपको मैंने बताया है कि कॉल से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो सेम होती है, यानी पहली कॉल्स पे जैसे एंट्री होगी वैसे से दूसरी कॉल्स पे भी होगी, तीसरी कॉल्स पे भी होगी, एकदम बिल्कुल एज इट इज होगी। जो परिवर्तन होगा वो बस इतना ही होगा कि वो कौन सी कॉल है उसका एक प्रीफिक्स लग जाएगा, एक प्रीफिक्स यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहली कॉल है तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और सेकेंड कॉल है तो क्या लिखेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, थर्ड कॉल है शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट, और अंतिम कॉल है शेयर लास्ट कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री तब होती है जब इस कॉल्स का पैसा प्राप्त होता है या शेयर होल्डर्स जब कॉल्स का पेमेंट करते हैं, तो उस समय कंपनी की बुक्स में एंट्री करने की जरूरत पड़ती है, और एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट या शेयर सेकेंड कॉल्स अकाउंट या शेयर फाइनल कॉल्स अकाउंट। जैसी भी परिस्थिति हो, जिस कॉल से संबंधित एंट्री हो उस कॉल से संबंधित एंट्री की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं बता दूं कि कॉल्स कोई भी हो, एंट्री कॉल्स मनी ड्यू करने की वही होगी। दूसरी बात कि कॉल्स की मनी रिसीव होने पर भी एंट्री एज इट इज होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशंस पे कैसे एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट पे कैसे एंट्री करेंगे और कॉल्स पे कैसे एंट्री करेंगे। आइए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक राजेश लिमिटेड है जिसने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू किया 20,000 शेयर्स के लिए, और प्रत्येक शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपये की है, और जो कॉल्स हैं या जो ये 100 रुपये का अमाउंट है वह विभिन्न स्तरों पे प्राप्त किया जाएगा। जैसे एप्लीकेशन पर 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, सेकेंड कॉल पे 20 रुपये। 20,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुए। जितने भी एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे सबके लिए शेयर्स अलॉट कर दिए गए, और साथ ही साथ जो भी ड्यूज थी, यानी जो जहां पर ड्यूज था वो सब प्राप्त हो गया। यानी एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल का पैसा सेकेंड कॉल पे यथा समय प्राप्त हो गया। शेयर इशू करने का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वह 12,000 रुपए का हुआ। 12,000 एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। आपको क्या करना है, तो आपको कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की एंट्री बनानी है। तो आइए, सवाल एकदम आसान है। 20,000 अंशों को जारी किया गया है, 100 रुपए का एक शेयर है, इशू एट पार जारी किया गया है। क्योंकि आप देखें तो एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये 60 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज यानी 20 रुपये, और फाइनल कॉल पे 20 रुपये। तो इस प्रकार 100 रुपये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इशू एट पार की कंडीशन का है। साथ ही साथ इसमें जो एक्सपेंसेस हैं 12,000 के, आपको जनरल एंट्री बनानी है। तो आइए फटाफट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, या इसकी एंट्री बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे बनती है। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब भी जर्नल एंट्री करें तो सीधे जर्नल एंट्री ना बनाएं, उसकी हेडिंग्स लिखें। यानी सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका एक हेडिंग होना बहुत जरूरी है कि उसका टाइटल क्या है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी की पुस्तकों में आपको जर्नल एंट्री देनी है, तो इसलिए यहाँ जो हेडिंग बनेगा वो हो जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेश लिमिटेड। अगला, आप जर्नल के प्रोफार्मे को आप जानते हैं, तो यहाँ देखिए हमने जर्नल का एक प्रोफार्मा आपके लिए बना रखा है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो आइए अब हम लोग सीधे एंट्री करते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले जो एंट्री होगी वह क्या होगी, तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी। और एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री तब होगी व्हेन
application money received. Entry will be bank account debit to equity share application account being application money received on 20,000 share. अमाउंट की बात करें तो चूंकि एप्लीकेशन पर 30 रुपीज के रेट से प्राप्त होना है, 20,000 इशू साइज है, तो अमाउंट जो होगा वह होगा 6 लाख डेबिट एंड 6 लाख क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री तब होगी जब ये एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा और एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. प्रश्न में दिया हुआ है जितने एप्लीकेशन है उन सबको शेयर अलॉट कर दिए गए, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में, यानी 6 लाख रुपीज. नेक्स्ट एंट्री तब होगी जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया जाएगा और तीसरी एंट्री यहाँ होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की. एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स. और यहाँ हम लोगों ने प्रश्न में देखा था कि अलॉटमेंट का जो रेट है वो 30 रुपीज के रेट से है, 30 रुपए की दर से है, तो यहाँ भी जो अमाउंट होगा वो सेम इक्वल टू एप्लीकेशन होगा, यानी 6 लाख. नेक्स्ट एंट्री यानी फोर्थ एंट्री तब होगी जब ये अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा, प्राप्त होगा. तो यहाँ अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होने पे जो एंट्री होगी वह होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being allotment money received on 20,000 shares at the rate of 30 rupees per share. और अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम एज अबव 6 लाख. नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री यानी देखें यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो कंप्लीट हो गया. अब एंट्री तब होगी जब कॉल्स होंगी और यहाँ इस प्रश्न में देखें तो 2 कॉल्स हैं, यानी पहली कॉल्स पे 20 रुपीज और सेकेंड कॉल पे भी है 20 रुपीज. तो आइए फर्स्ट कॉल के संबंध में एंट्री देखें. तो पहले कॉल के संबंध में जो एंट्री होगी यानी 5th नंबर की एंट्री तब होगी जब पहली कॉल ड्यू की जाएगी और ड्यू करने पे जो एंट्री होगी वह होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच. तो यहाँ अमाउंट की बात करें तो 20,000 शेयर है, 20 रुपीज का कॉल्स है, तो कितना होगा 4 लाख. ओके, अगली एंट्री की बात करें तो जब यह फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तो उस समय एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी और इस प्रकार से देखें तो 6 नंबर की जो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव होने की वह होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच. तो यहाँ अमाउंट की बात करें तो अगेन 4 लाख. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री तो सेकेंड कॉल ड्यू होने पर जो एंट्री होगी तो वो ऐसे होगी इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच. यहाँ अमाउंट की बात करें तो अमाउंट सेम फर्स्ट कॉल के अमाउंट के ही बराबर होगा, यानी 4 लाख. अगेन नेक्स्ट एंट्री करने की जरूरत तब होगी जब ये सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव होगा और एंट्री क्या हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच. तो इस प्रकार देखें तो यहाँ भी जो अमाउंट होगा वो 4 लाख रुपीज. एंड लास्ट एंट्री करने की जरूरत तब होगी जब इशू एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी कोई अपना इशू करती है तो उस इशू से संबंधित कुछ खर्चे करने पड़ते हैं. कौन कौन से, तो जैसे अभी मैंने बताया कि प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना होता है,
साथ ही साथ एडवर्टाइज करना होता है। इसके साथ साथ अंडरराइटर, इस टर्म को हम लोग आगे देखेंगे। कुछ एजेंट्स होते हैं जो मार्केट में शेयर सर्टिफिकेट को बिकवाते हैं या कंपनी के शेयर का प्लेसमेंट कराते हैं, तो इस तरीके से ब्रोकरेज देना पड़ता है। साथ ही साथ अंडरराइटर कमीशंस पे करने होते हैं, या जो अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट प्राप्त किया जाता है, उससे संबंधित बैंक चार्जेस होते हैं, कलेक्शन चार्जेस होते हैं, कैश कलेक्शन चार्जेस होते हैं। तो इस प्रकार से जो इशू से संबंधित खर्चे हैं वह इशू के पैसे से ही मीट आउट किया जाता है। चूंकि यह जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं, इसलिए इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर मेड। और जब ये एंट्री की जाएगी तो अमाउंट जितना एक्सपेंसेस होगा उतना अमाउंट इसमें ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ इस प्रश्न में जो अमाउंट है वो है 12,000 का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने इशू एट पार की कंडीशन में होने वाली जर्नल एंट्रीज को देखा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न को हल करके हम लोगों ने देखा कि ये एंट्री एक्चुअल में कैसे काम करती है। आइए अब हम लोग इशू के दूसरे टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस टर्म को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कोई कंपनी अपना इशू फेस प्राइस से अधिक मूल्य पे करती है तो उसे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता दें कि इशू एट प्रीमियम से संबंधित 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। यानी जब कोई कंपनी अपना इशू प्रीमियम पे जारी करती है तो प्रीमियम अमाउंट को प्राप्त करने के संबंध में 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मांग लिया जाए। स्टूडेंट्स, इस परिस्थिति को आप इस उदाहरण की मदद से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके अंशों का अंकित मूल्य फेस प्राइस 100 रुपये है, और कंपनी इन अंशों को 10 रुपये प्रीमियम पर जारी करती है। कंपनी एप्लीकेशन पर 20 रुपये और 10 रुपये प्रीमियम का अर्थात 30 रुपये प्राप्त करती है, यानी एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम का अमाउंट मांग लेती है। साथ ही साथ 30 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ 25 रुपये, और सेकेंड कॉल पे 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये प्राप्त करती है। तो इस प्रकार देखें तो इशू प्राइस जो है वो है 110 रुपीज़ यानी 110 रुपये, जबकि फेस प्राइस कितना है 100 रुपये। तो यह परिस्थिति कौन सी बनती है? तो यह परिस्थिति बनती है प्रीमियम पर निर्गमन। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ कंपनी जो विकल्प देती है प्रीमियम के भुगतान का वह कहाँ है? तो ऑन एप्लीकेशन। तो पहली परिस्थिति तो यह हो सकती है। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि जब कंपनी अपने प्रीमियम का अमाउंट यानी अपने प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ प्राप्त करे, तो उस समय की परिस्थिति में देखें एग्जाम्पल वही है, और यहाँ कंपनी प्रीमियम के भुगतान का विकल्प यदि अलॉटमेंट के साथ देती है, अर्थात एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये और प्लस 10 रुपये प्रीमियम का, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपये यानी 25 रुपीज़, सेकेंड कॉल पे 25 रुपीज़। तो इस परिस्थिति में भी इशू एट प्रीमियम हो सकता है, अर्थात कंपनी प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के समय भी मांग सकती है। थर्ड परिस्थिति या तीसरी कंडीशन तब हो सकती है जब कंपनी प्रीमियम का अमाउंट कॉल्स के साथ प्राप्त करे, पहली कॉल, दूसरी कॉल या जिस भी कॉल के साथ प्राप्त करे। नॉर्मली यह परिस्थिति
उत्पन्न नहीं होती है। ये रेयर कंडीशन है, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस संबंध में कंपनी अधिनियम में भी कोई रोक नहीं है। कंपनी चाहे तो प्रीमियम का अमाउंट कॉल के साथ भी प्राप्त कर सकती है। जैसे यहाँ देखें तो सेम एग्जांपल में यहाँ पे थोड़ा सा एक परिवर्तन है। इसमें देखें तो एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम के साथ यानी 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का अमाउंट, 10 रुपीज़ प्रीमियम का अमाउंट यानी 35 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। इसके अतिरिक्त यहाँ तो देखा आपने कि ये फर्स्ट कॉल पे कंपनी प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त कर रही है, ऐसा नहीं है, यह दूसरी कॉल के भी साथ प्राप्त करती है। जैसे देखें कि यहाँ पर सेकेंड कॉल के साथ भी कंपनी ऑप्शन रख सकती है, जैसे 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 25 प्लस 10 यानी 35 रुपीज़ विथ प्रीमियम ऑन सेकेंड कॉल। तो यहाँ देखिए कंपनी अधिनियम में कहीं ऐसा रोक नहीं है या कहीं ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई कंपनी अपने प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन पे प्राप्त करेगी या अलॉटमेंट पे प्राप्त करेगी या कॉल्स पर ही प्राप्त करेगी। वह किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समय अपने प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त कर सकती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है स्टूडेंट्स कि सामान्यतया कंपनियां कौन सी विधि अपनाती हैं या कब प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त करती हैं। तो यहाँ बता दें ज़्यादातर जो कंपनियां प्रैक्टिस में लाती हैं वह अलॉटमेंट पर प्रीमियम का भुगतान प्राप्त करती हैं, यानी प्रीमियम कब लेती हैं, अलॉटमेंट पर लेती हैं। तो जैसी भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इशू एट प्रीमियम की कंडीशन में चाहे इन तीनों में से कोई परिस्थिति हो तो उन परिस्थितियों में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने इशू एट पार को देखा, बाकी जो एंट्रीज हैं वह सेम वैसे ही होंगी जैसे इशू एट पार पे हुई हैं। एंट्री में परिवर्तन कहाँ होगा, तो परिवर्तन केवल उसी समय होगा जब कंपनी अपना प्रीमियम अमाउंट या इशू का जो प्रीमियम अमाउंट है वो प्राप्त करती है। तो प्रीमियम अमाउंट जब कंपनी प्राप्त हो करेगी केवल तभी एंट्री में परिवर्तन होगा। तो अब यदि मान लें कि कंपनी अपने प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन पे प्राप्त करती है तो उस समय क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ देखें एप्लीकेशन के समय प्राप्त करने पे सबसे पहले व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट दूसरी एंट्री तब होगी जब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल और प्रीमियम के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आपने इशू एट पार पे देखा था कि एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो शेयर कैपिटल में। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन अमाउंट में प्रीमियम का भी अमाउंट जुड़ा हुआ है तो शेयर कैपिटल वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और प्रीमियम वाला अमाउंट तो यहाँ प्रीमियम से संबंधित खाते में जमा करेंगे। तो यहाँ एक बात और हम आपको स्पष्ट कर दें कि कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 52 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है जो खाते प्रीमियम से संबंधित हैं वहां शेयर या अंश की जगह पर सिक्योरिटीज या प्रतिभूति शब्द स्थापित मान लिया जाए। अर्थात प्रीमियम से संबंधित खातों में प्रीफिक्स शेयर को न लगा करके बल्कि वहां पर क्या लगाया जाएगा, तो सिक्योरिटीज लगाया जाएगा। इसीलिए प्रीमियम को जिस खाते में हस्तांतरित करते हैं उस खाते का जो नाम है वह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। तो इसी प्रकार से देखें तो यहाँ जो एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वह दो खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। पहला होगा
शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या केवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दोनों में से किसी का भी उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख है तो आपको एक भ्रम की स्थिति होगी। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों ही शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, यानी दोनों ही स्वरूप प्रयुक्त हो सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें या सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें। अब एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि ट्रांसफर की एंट्री है तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग application money transfer to share capital account and security premium reserve account। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, तो आइए यहाँ पर उस एग्जांपल की परिस्थिति में जो एप्लीकेशन पे एंट्री होगी उस एंट्री को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ एंट्री हम लोगों ने देख ही लिया। अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर 20 रुपीज और 10 रुपीज, यानी 20 रुपीज तो शेयर कैपिटल का अमाउंट है और 10 रुपीज जो प्रीमियम वाला है वो अमाउंट है। तो यहाँ जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी वो कितनी होगी, तो 30 रुपीज के रेट से होगी। तो यहाँ अमाउंट की बात करें तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 30 रुपीज से और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 रुपीज से। और जब इस 30 रुपीज को दो जगह पे, यानी इस 30 रुपीज को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें से 20 रुपया शेयर कैपिटल का चूंकि पैसा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और 10 रुपीज की बात करें तो 10 रुपीज शेयर प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ देखें, दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री एप्लीकेशन की हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ 30 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपीज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज। और बाकी एंट्रीज की बात करें, यानी जैसे अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकेंड कॉल की एंट्री, तो जैसा इशू एट पार पे हम लोगों ने देखा एज इट इज वही सारी एंट्रीज यहाँ पे की जाएंगी। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के दूसरी कंडीशन की, जो है कि यदि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ डिमांड किया जाए, अलॉटमेंट के साथ मांगा जाए, तब क्या एंट्री होगी। तो इस परिस्थिति में केवल अलॉटमेंट की एंट्री ही परिवर्तित होगी, एप्लीकेशन की एंट्री ठीक इशू एट पार की तरह हो जाएगी, बाकी सारी एंट्रीज भी इशू एट पार की तरह हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अलॉटमेंट के साथ यदि प्रीमियम मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट की एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी यहाँ, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अब दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री तब होगी जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, तो वहां पर एंट्री इशू एट पार की ही तरह होगी, यानी अलॉटमेंट का जो पैसा ड्यू हुआ है वही पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इस परिस्थिति को यदि हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझे तो यहाँ एग्जाम्पल वही है जो अभी हमने आपको शो किया था, बस इसमें अंतर इतना ही है कि जो पिछले कंडीशन में प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ड्यू होना था, प्राप्त होना था, वह अब यहाँ अलॉटमेंट के साथ प्राप्त किया जाएगा या ड्यू होगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे देखें तो 30 रुपीज प्लस 10 रुपीज, यानी 30 रुपीज क्या है, तो 30 रुपीज शेयर कैपिटल का अमाउंट है और 10 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट है। अब एंट्री की यदि बात करें तो पहली कंडीशन यानी व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विथ 30 प्लस 10 यानी 40 रुपीज एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ
30 rupees and to security premium reserve with 10 rupees। और इसी प्रकार यदि देखें तो जब इसका पैसा प्राप्त होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट विथ 40 rupees एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट विथ 40 rupees। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग तीसरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, और जो थर्ड सिचुएशन है वह है व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन कॉल्स या रिसीव्ड विथ कॉल्स। तो इस कंडीशन में देखें तो एप्लीकेशन की एंट्री सेम होगी इशू एट पार की तरह। अलॉटमेंट की भी बात करें तो अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी इशू एट पार की तरह। अब यदि कॉल्स पे प्रीमियम मांगा जाएगा तो जिस कॉल पे प्रीमियम मांगा जाएगा केवल वही एंट्री चेंज होगी, और उस समय जो एंट्री होगी वह होगी शेयर पर्टिकुलर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग कॉल्स मनी ड्यू विथ प्रीमियम। और जब कॉल्स का पैसा प्राप्त होगा तो एंट्री बिल्कुल एज इट इज होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर पर्टिकुलर्स कॉल्स अकाउंट, यानी फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, सेकेंड है तो सेकेंड कॉल बीइंग कॉल्स मनी रिसीव्ड। अब इसको जरा एग्जांपल की मदद से स्पष्ट कर दें तो यहाँ देखें एग्जांपल सेम है, लेकिन जो प्रीमियम का अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पे देखें, पहले तो फर्स्ट कॉल जो थी वो 25 रुपीज़ की थी, प्रीमियम को ऐड कर दें तो 10 रुपीज़ प्रीमियम ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 35 रुपीज़, जिसमें से 25 रुपीज़ शेयर कैपिटल का है और 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह कंपनी सेम कंडीशन में सेकेंड कॉल के साथ भी प्रीमियम मांग सकती है, बशर्ते जो भी परिस्थिति है, चाहे फर्स्ट कॉल पे मांगती है या सेकेंड कॉल पे मांगती है। अमाउंट की एंट्री कब होगी या प्रीमियम की एंट्री कब करी जाएगी, तो जब कंपनी मांगेगी वही एंट्री बस चेंज होगी। तो यहाँ देखिए यदि कॉल्स के साथ प्रीमियम का अमाउंट मांगा जाता है तो एंट्री में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तो जब कॉल मनी ड्यू किया जाएगा तो उस समय एंट्री हो जाएगी शेयर पर्टिकुलर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर यहाँ पे हम पहले कॉल की बात करें तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट विथ 35 रुपीज़ एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ 25 रुपीज़ एंड टू security premium reserve account with 10 rupees being calls money due with premium। तो अमाउंट हो जाएगा 35 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट विथ 35 रुपीज एंड टू शेयर कॉल्स अकाउंट विथ 35 रुपीज बीइंग कॉल्स मनी रिसीव। स्टूडेंट्स, प्रश्न में इन तीनों परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जैसी भी परिस्थिति होगी हम एंट्री उसी प्रकार से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा उसको इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे, इससे संबंधित एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो एग्जाम्पल है वो है L&T लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इन 40,000 equity share of 100 each. It issued 20,000 share at premium of rupees 20 per shares payable as follow. On application rupees 40 including premium 10 rupees. On allotment rupees 40 including premium 10 rupees. On first call rupees 20. On second and final call rupees 20. All the share were subscribed and all money duly received. Share issued expenses amounted to rupees 30,000 which were fully written off against security premium reserve account. Pass necessary journal entry and show opening balance sheet in the books of company. Students, यहाँ जो टर्म्स हैं, जो प्रमुख बातें हैं, उनको यदि हम लोग स्पष्ट करें इस प्रश्न में
तो देखिए, एक तो L&T कंपनी जो है वो 40 लाख रुपीज यानी 40 लाख रुपए के साथ रजिस्टर्ड है। और हम लोगों ने ये देख लिया है कि जब कोई कंपनी जिस पूंजी के साथ रजिस्टर्ड होती है उस पूंजी को कहते हैं एथराइज्ड कैपिटल। और इस कैपिटल का एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए, यह जो कैपिटल है वो 100 रुपए के डिनोमिनेशन में, 100 रुपए की यूनिट्स में, 100 रुपए के शेयर्स में डिवाइड है। और टोटल जो संख्या है शेयर्स की वो है 40,000। अभी मैटर जो एंट्री से संबंधित है वो यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हम लोग इशू की एंट्री कर रहे हैं और इस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, तो अपने एथराइज्ड शेयर कैपिटल का आधा हिस्सा यानी 40,000 शेयर में से 20,000 शेयर जो है वो जारी किए। जारी करने का या इशू करने का जो टर्म है वो क्या है, इशू एट प्रीमियम है। कितने रुपए से, 20 रुपए ज्यादा से है यानी 20 रुपए प्रीमियम पर है। अब एक यहाँ नई समस्या हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी जो है एप्लीकेशन पर अपना प्रीमियम का अमाउंट मांग सकती है, या अलॉटमेंट पे मांग लेती है, या कॉल्स पे मांग लेती है। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा मांग ले? बिल्कुल हो सकता है। यानी वह चाहे तो एक बार में ही प्रीमियम का अमाउंट मांगे या विभिन्न परिस्थितियों में मांग सकती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी एप्लीकेशन पे अपने 20 रुपए प्रीमियम में से 10 रुपए मांग लेती है, और 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो कहाँ मांगती है, अलॉटमेंट में मांगती है। तो कोई यहाँ घबराने की बात नहीं है, नई समस्या नहीं है। यहाँ जब प्रीमियम की एंट्री होगी तो उस परिस्थिति में प्रीमियम से संबंधित एंट्री अभी हम लोगों ने देखा है, तो आराम से वो एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। तो यहाँ चीजें क्लियर हो गई। अब बात करें तो सारे जो कॉल्स हैं, सारे जो इशू है वो सब्सक्राइब हो गए, सारे कॉल्स रिसीव हो गए, सभी पैसे प्राप्त हो गए। और इसमें करना क्या है, तो जर्नल एंट्री बनानी है। और साथ ही साथ जर्नल एंट्री के बाद जो बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट होगा उसको हमें दिखाना है। तो आइए, यानी यह एक थोड़ा हेल्दी प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। हम लोगों ने सारे टर्म्स को समझ लिया है और उसी हिसाब से इसमें हम एंट्री को करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ जो पहली एंट्री होगी L&T कंपनी की पुस्तकों में वह होगी एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करने की, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 ऑन ईच विथ 10 रुपीज प्रीमियम। और यहाँ अमाउंट की बात करें तो 20,000 शेयर्स हैं, 40 रुपीज के रेट से अमाउंट रिसीव होना है, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 लाख रुपीज। तो इस प्रकार से पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री की बात करें तो जब इस एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब एंट्री होगी। एंट्री क्या हो जाएगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ अमाउंट की बात करें तो स्पष्ट है कि 30 रुपीज जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो 20,000। तो यहाँ जो 8 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं इसमें से 30 रुपीज के रेट से 20,000 शेयर की बात करें तो 6 लाख जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और बाकी जो 2 लाख रुपए है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री तब होगी जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जाएगा। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते समय यहाँ एक बात और आपको बता दें कि यहाँ अलॉटमेंट पर भी आधा प्रीमियम मांगा जा रहा है। तो यहाँ अलॉटमेंट में हम लोगों ने सीखा था ड्यू करते समय ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ ड्यू करने की जो एंट्री होगी वो ऐसे होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
being allotment money due on 20,000 shares at the rate of 40 on each with 10 rupees premium। अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ भी अमाउंट का कुछ वही मामला है। यहाँ जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 40 रुपीज के रेट से है और जिसमें 10 रुपये प्रीमियम का है। तो अलॉटमेंट अमाउंट डेबिट तो होगा 40 रुपीज के रेट से 20,000 शेयर का यानी 8 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो इस 40 रुपए में से 40 रुपीज में से 30 रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल का है। तो 20,000 शेयर्स है, 30 रुपीज शेयर कैपिटल का अमाउंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 लाख रुपए। अब वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है, 20,000 शेयर्स हैं तो प्रीमियम का अमाउंट हुआ 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री की जाएगी। फोर्थ एंट्री होगी जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। तो चूंकि सभी अमाउंट रिसीव हो गया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या रिसीव होगा, तो अमाउंट रिसीव होगा 40 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 20,000 शेयर्स पे। तो अमाउंट कितना होगा 8 लाख रुपए। अब अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल पे, जो ऐसे होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यानी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर और अमाउंट क्या है तो एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। तो अमाउंट की बात करें तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपीज। अब जब फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव होगा तो अगली एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो सारे पैसे चूंकि प्राप्त हो गए यानी 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री सेकेंड कॉल ड्यू करते समय एंट्री होगी। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। तो यहाँ भी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपीज क्योंकि 20 रुपीज के रेट से है और 20,000 शेयर्स हैं। नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट जब सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त होगा बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। अब इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने देखा फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इशू एक्सपेंस जो है वो कितने के हैं तो 30,000 के, तो इसके संबंध में जो एंट्री होगी वह एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर मेड और अमाउंट कितना है 30,000। तो यहाँ 30,000 डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट में भी कितना होगा 30,000। स्टूडेंट्स यहाँ बता दें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है जो पैसा है वह कंपनी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट होता है। लेकिन कौन सा प्रॉफिट है तो ये कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है कि इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होने वाला नहीं है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस की बात अभी हमने पीछे चर्चा की है। एक्सपेंसेस क्या होता है तो कैपिटल लॉस होता है। तो एक तरफ कैपिटल प्रॉफिट और दूसरी तरफ कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट होता है उसका प्रयोग इन्हीं कामों के लिए करते हैं। अर्थात सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं तो यदि शेयर या डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर जारी किए जाएं और उनको डिस्काउंट पे जारी किया जाए तो डिस्काउंट अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इशू पर यदि कोई खर्चा आता है तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ कोई कैपिटल लॉस है तो उस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए उसके रिटर्न ऑफ के लिए इस अमाउंट का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में दोनों एक साथ हैं, यानी एक तरफ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है जो कैपिटल प्रॉफिट है और दूसरी तरफ इशू एक्सपेंस है जो कैपिटल लॉस है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इशू एक्सपेंस जो है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पूरा कर लेंगे, या इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेंगे। तो राइट ऑफ करने की जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू expenses on issue of shares account being expenses on issue of share written off from security premium reserve account। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ पुरानी किताबों में या जो पहले कंपनी एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग जो बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता था उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस हेड में बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है, इसको किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए भूल कर भी यहाँ पर आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनी एक्ट 2013 है वह स्पष्ट रूप से इस बात की मनाही करता है, इस बात को प्रोहाइबिटेड करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का जो अमाउंट है वह किसी भी दशा में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर ना किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जर्नल एंट्री इस प्रश्न की देखी। अब यदि बैलेंस शीट की बात करें तो इस एंट्री से संबंधित जो खाते हैं वो कौन कौन से खाते बचे हुए हैं, तो यहाँ देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, इसमें क्रेडिट बैलेंस है, और दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें डेबिट बैलेंस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल इस एंट्री में या इस पूरे लेन देन में 3 ऐसे खाते हैं जिनमें कोई बैलेंस बचा है, और हम सब जानते हैं अकाउंटिंग का ये रूल है कि जिन खातों में बैलेंस होता है वही आगे जाते हैं, और बाकी जो खाते बिना बैलेंस के होते हैं या जिनमें कोई बैलेंस नहीं होता है उनसे आगे अकाउंटिंग में कोई लेना देना नहीं होता है। तो चूंकि इस प्रश्न में यह बात भी कही गई है कि L&T कंपनी का बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट दिखाइए इशू के बाद, तो आइए हम लोग L&T कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको बता दें कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज का जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, और उसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ L&T कंपनी लिमिटेड एज ऑन, चूंकि डेट प्रश्न में नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे डैश कर दिया है। अब इस प्रोफार्मे की बात करें तो इस प्रोफार्मे में देखें तो पहला जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है नोट्स नंबर का, तीसरा कॉलम है फिगर्स ऑफ करेंट ईयर, और लास्ट जो कॉलम है वो है फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इस प्रोफार्मे को ध्यान से आप देख लें, क्योंकि जो कंपनी से संबंधित बैलेंस शीट होगी अब वह टी शेप में नहीं बनेगी, वो किस में बनेगी, तो वह वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी जिसका फॉर्मेट ये है। अब आते हैं कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि इसमें 3 खाते बचे हुए हैं, तो उन तीनों को इसमें दिखाया जाएगा। तो जिसमें से बैलेंस शीट का जो प्रोफार्मा है वह यही होगा, और इस प्रोफार्मे में कैसे एंट्री होती है उसको हम आपको बताते हैं। ये पर्टिकुलर्स का जो खाना है इसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड को दिखाया जाता है, जिसमें पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड्स, और इसमें भी जो पहली एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल की। तो मजेदार बात यह है कि प्रश्न में अभी हम लोगों ने देखा था शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो जिन खातों में क्रेडिट बैलेंस होता है उनमें लायबिलिटी साइड में उनको हम शो करते हैं। तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट जो है
शो किया जाएगा इसके ठीक सामने। तो अभी यहाँ पर देखें जो बैलेंस शीट का जो नया प्रोफार्मा है इसमें अमाउंट को शो करते से पहले एक नोट नंबर है। यहाँ पर इस टर्म को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। नए कंपनी अधिनियम के अनुसार चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, उसका जो बैलेंस शीट है वो एक पेज का ही बनता है। यानी यह जो प्रोफार्मा है इसके अतिरिक्त इसमें जो दिए गए हेड्स हैं उनके अतिरिक्त हेड्स इसमें नहीं रखे जाते हैं। हाँ, यदि कंपनी से संबंधित कुछ अन्य मद हैं तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को एक नाम दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, उसी को कहते हैं नोट्स नंबर। अब जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल एक कंपनी की शेयर कैपिटल में कई इंट्रीज हो सकती हैं। जैसे एथराइड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, पेड अप कितनी है, उसके बाद से प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, उसके बाद से राइट इशू कितना है, बोनस इशू कितना है, इन सब का उल्लेख जो है हो सकता है। अब इनको बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, इनको अलग से एक डॉक्यूमेंट में, एक प्रोफार्मे में शो किया जाता है और उस प्रोफार्मे को एक संख्या दे दी जाती है। उस संख्या का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है जो नोट्स नंबर या नोट्स ऑफ अकाउंट्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखें शेयर कैपिटल को हमें शो करना है तो इसका जो नोट नंबर है वो 1 है। मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। जैसे नोट्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ शेयर कैपिटल में क्या क्या शामिल है तो देखें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि L&T कंपनी का जो एथराइड शेयर कैपिटल है वो 40,000 इक्विटी शेयर में बटा हुआ है और 100 रुपए का हर शेयर है। इस प्रकार से L&T कंपनी का जो एथराइड शेयर कैपिटल है वो कितने का है, 40 लाख रुपीस का। दूसरी एंट्री है इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 20,000 शेयर इशू किए। कितने रुपए पे इशू किए तो 100 प्लस प्रीमियम पे, लेकिन प्रीमियम को यहाँ शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाएगा। प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में दिखाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100 रुपीज का। तो इस तरीके से 2 एंट्री है। अभी एथराइड शेयर कैपिटल को केवल हम नोट्स के रूप में शो करते हैं, इसे हम बैलेंस शीट में जगह नहीं देते हैं या बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। नए प्रोफार्मे में बैलेंस शीट में एथराइड कैपिटल को नहीं शो किया जाता है। तो यहाँ पर जो शो किया जाएगा या जो अमाउंट शो किया जाएगा वो क्या होगा तो इशूड एंड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल जो है वो शो किया जाएगा और वो कितने का है, 20 लाख रुपीस का। तो यहाँ शो किया जाएगा 20 लाख रुपीस। अब इस अमाउंट को करेंट ईयर में शो करेंगे या प्रीवियस ईयर में, तो जाहिर सी बात है करेंट ईयर की बात है। प्रीवियस ईयर का यदि कोई अमाउंट होता तो प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट हमें यहाँ पिछली बैलेंस शीट से देख करके भरना पड़ता या रखना पड़ता। खैर यहाँ अभी ये नई कंपनी है इसलिए यहाँ प्रीवियस ईयर का कोई प्रश्न नहीं है। अब दूसरी एंट्री की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में ही दूसरी जो एंट्री है वो है रिजर्व एंड सरप्लस की। यह रिजर्व एंड सरप्लस हेड जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस, इसमें किसी भी प्रकार का जो रिजर्व कंपनी जो बनाती है, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो या किसी अन्य प्रकार का रिजर्व हो, तो उस रिजर्व को यहाँ दिखाया जाता है। और साथ ही साथ कोई कैपिटल नेचर का अगर प्रॉफिट है, जैसे अभी हम लोगों ने जो शेयर इशू किया है उसको प्रीमियम पे इशू किया है और प्रीमियम पर इशू करने से कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हुआ है प्रीमियम के रूप में, तो इस प्रीमियम को भी कहाँ दिखाया जाएगा तो वो उसको इसी हेड के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अब चूंकि इसको स्पष्ट करने के लिए नोट बनाना पड़ेगा कि कितना प्राप्त हुआ, उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया और कितना बचा है जिसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ देखें हमने नोट नंबर 2 बना रखा है। अभी नोट नंबर 2
अब नीचे देखें तो नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे कैलकुलेट किया गया है या इसके कौन कौन से हिस्से हैं। तो पहला तो है इसका जो सोर्स है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो प्राप्त कितना हुआ है 4 लाख रुपीज, क्योंकि प्रीमियम कितना था 20 रुपीज का, और कितने शेयर इशू किए गए थे 20,000, तो टोटल प्रीमियम तो प्राप्त हुआ 4 लाख रुपीज। लेकिन क्या हुआ, उसमें से 30,000 रुपए इशू एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए खर्च कर दिया गया या एडजस्ट कर दिया गया। तो एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा, रेसिडुअल जो वैल्यू है, रेसिडुअल जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो यहाँ जो अमाउंट फिगर में शो किया जाएगा वो कितना होगा 3,70,000। तो इस प्रकार आपने नोट्स की वैल्यू या नोट्स ऑफ अकाउंट के इंपॉर्टेंस को समझ लिया, यानी बैलेंस शीट बहुत छोटा बनेगा और बैलेंस शीट से संबंधित जो कैलकुलेशन है, जो फिगर्स हैं, उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर, उस एनेक्स्चर का नंबर इस बैलेंस शीट के नोट नंबर में शो किया जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड में केवल 2 खाते दिखाए जाएंगे और इन 2 खातों का जो टोटल होगा वह है 23,70,000। अब जहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड खत्म हो जाता है, टोटल हो जाता है, तो उसके बाद बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं एसेट्स से संबंधित एंट्री का हिस्सा। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट साइड में यहाँ पर हम जो अभी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसमें केवल एक अकाउंट है और वह कौन सा है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की यदि हम एंट्री करें तो देखिए बैंक अकाउंट को कहाँ लिखा जाएगा, तो एसेट में 2 हेड्स होते हैं एसेट साइड में। एक होता है नॉन करेंट एसेट का, तो वो पहला हेड होता है, इसीलिए यहाँ एंट्री नंबर 2 मैंने लिखा है, क्योंकि बैंक को कहाँ दिखाया जाता है तो करेंट एसेट का ये एंट्री है, तो इसे दिखाया जाएगा एंट्री नंबर 2 करेंट एसेट अकाउंट में। और इसे बैंक के रूप में नहीं दिखाया जाता है बल्कि कैश और कैश को एक हेड के थ्रू इस नए टाइप ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और इसका हेड जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी यहाँ कैश और बैंक या कैश इक्विवेलेंट्स जो टर्म्स हैं उनसे संबंधित नोट बना करके उनको स्पष्ट किया जाता है और उस जो नोट का टोटल होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ अभी हमारे पास इस एंट्री में केवल बैंक अकाउंट ऐसा है या बैंक का जो अमाउंट है वो ऐसा है जो इस हेड में शो किया जाने योग्य है। तो देखें शेयर टोटल इशू हुए थे 20,000 और इशू प्राइस थी 120 की। तो इस प्रकार से जो अमाउंट प्राप्त हुआ वह है 24 लाख का। लेकिन यहाँ पर 24 लाख में 30,000 कहाँ खर्च कर दिए गए, तो 30,000 इशू एक्सपेंस में खर्च कर दिए गए, इसलिए यहाँ जो बैंक का बचा हुआ अमाउंट है वो है 23,70,000, 23,70,000। और इस प्रकार देखें तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल है इस एंट्री के बाद। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी एंट्री है, जो जर्नल एंट्री है, वो ठीक है, सही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रश्न को हल करना, उससे संबंधित जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट में विभिन्न आइटम्स को शो करने की प्रविधियों को समझा और देखा। स्टूडेंट्स अब हम सब समझेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट को, कटौती पर अंशों के निर्गमन की कंडीशन को। स्टूडेंट्स कंपनी एक्ट 2013 इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट के संबंध में कुछ कंडीशंस लगाता है, कुछ शर्तें लगाता है। उन परिस्थितियों के अंतर्गत ही अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर हो सकता है और यह जो कंडीशंस हैं वह कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 में दी गई हैं, जिसके अनुसार कोई कंपनी
केवल री इशू की कंडीशन में ही इशू को डिस्काउंट पर निर्गमित कर सकती है। अर्थात यदि वह शेयर पहले से इशू हो चुका है और बाद में उसे कंपनी री इशू कर रही है, अर्थात जब्त किए हुए अंशों या कंपनी उसका बाईबैक कर चुकी हो और दोबारा फिर उसका निर्गमन कर रही हो, तो केवल इन्हीं परिस्थितियों में डिस्काउंट पर इशू हो सकता है। कभी भी कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन प्राथमिक रूप से फर्स्ट टाइम पहली बार न्यू शेयर्स को डिस्काउंट पे जारी नहीं कर सकती। दूसरी जो कंडीशन है वह यह है कि कोई कंपनी अपने व्यापार प्रारंभ करने के तिथि के 1 वर्ष के अंदर अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर नहीं कर सकती, जबकि उसका व्यापार 1 साल से ज्यादा समय से पहले से प्रारंभ हो चुका हो, तब वह कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पर निर्गमित कर सकती है। तीसरी कंडीशन की यदि बात करें तो कंपनी को अपने अंशों को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए उसे अपने जनरल मीटिंग में, साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास कराना होगा और साथ ही साथ उसे कंपनी लॉ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा या स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, तभी वह अपने अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर कर सकता है। जो चौथी कंडीशन है इस संदर्भ में वह यह है कि जो डिस्काउंट की दर है, जो छूट की दर है, वह कभी भी अंकित मूल्य से 10% से अधिक नहीं हो सकती, अथवा जो कंपनी लॉ बोर्ड यानी जो कंपनी मामलों से संबंधित जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा परमिट रेट, उनके द्वारा निर्धारित दर जो है वह या तो 10% या कंपनी लॉ बोर्ड से निर्धारित डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। और अंतिम जो कंडीशन है वो यह है, ऐसा इशू, ऐसा निर्गमन कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी के अंशों के कटौती पर निर्गमन के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाता है। इन प्रतिबंधों के आलोक में ही कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन छूट पर या कटौती पर कर सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी अपना इशू डिस्काउंट पे करती है तो वह इस डिस्काउंट का अमाउंट केवल और केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर सकती है, न कि वह उसका एडजस्टमेंट आवेदन पर कर है, यानी एप्लीकेशन के समय कर सकती है या कॉल के समय। कहाँ कर सकती है? तो केवल और केवल डिस्काउंट का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ ही हो सकता है। ये कंपनी अधिनियम में, नए कंपनी अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोई कंपनी यदि अपने अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पे करती है तो वह डिस्काउंट का जो एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही करेगी। तो यहाँ अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि डिस्काउंट से संबंधित जो एंट्री है या जो एंट्री प्रभावित होगी वह केवल और केवल क्या हो सकती है? अलॉटमेंट की एंट्री प्रभावित हो सकती है। तो केवल यदि हम अलॉटमेंट की एंट्री को देख ले तो डिस्काउंट से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी एंट्री तो बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे इशू एट पार पे होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यदि कोई कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे जारी करती है तो उसके अलॉटमेंट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ देखिए, पहली एंट्री करने की जरूरत तब होगी जब अलॉटमेंट मनी ड्यू की जाएगी, और उस समय जो एंट्री होगी वह हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment money due and amount of discount adjusted। स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिस्काउंट ऑन इशू है
उसे जिस खाते में दिखाया जाता है उसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। अब दूसरी एंट्री जो होगी वह होगी जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। तो अलॉटमेंट के पैसा प्राप्त होते समय जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस प्रकार यदि हम एग्जाम्पल की मदद से समझें कि एक कंपनी है जिसका एक शेयर 100 रुपए का है और वह 10 रुपए डिस्काउंट पर शेयर जारी करती है। शेयर का जो अमाउंट है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज माइनस 10 रुपीज डिस्काउंट यानी 20 रुपीज है। फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज एंड सेकेंड कॉल पे 25 रुपीज। अब यदि हम यहाँ एंट्री की बात करें तो एप्लीकेशन की एंट्री तो आप कर ही लेंगे, हम लोगों ने इतने सवाल सॉल्व कर लिए। फर्स्ट और सेकेंड कॉल की एंट्री में भी कोई लफड़ा नहीं है। यदि डिस्काउंट की बात करें तो केवल दूसरी एंट्री यानी जो अलॉटमेंट की एंट्रीज हैं उनमें परिवर्तन होगा। और यहाँ पर देखें तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विथ 20 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट पे अल्टीमेटली पैसा कितना मांगना है तो 20 रुपीज का। डिस्काउंट कितने रुपए का है तो इससे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 रुपीज से। और शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा 30 रुपीज का। अब दूसरी एंट्री की यदि बात करें तो दूसरी एंट्री के समय जो बैंक अकाउंट होगा वह 20 रुपीज से डेबिट होगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो 20 रुपीज से क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से यदि कोई कंपनी अपना इशू डिस्काउंट पे करती है तो अलॉटमेंट की एंट्री इस तरीके से संपन्न की जाएगी और जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स खाते में दिखाया जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ बता दें जैसे प्रीमियम का अमाउंट था, कैपिटल प्रॉफिट था या कैपिटल एक रिजर्व की तरह था, वैसे ही जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है यह किस प्रकार का है तो यह एक तरीके से कैपिटल लॉस की तरह है और इसे कैपिटल लॉस की तरह ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है। स्टूडेंट्स इस टर्म को समझने के लिए इस एग्जाम्पल की मदद हम लोग ले सकते हैं और ये जो एग्जाम्पल है वो है सनशाइन लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 25 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 25 रुपीज, discount adjusted here, and on first call 20 rupees and second and final call is equal to 20 rupees। यहाँ अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पे जो ड्यू अमाउंट है वह एक्चुअली है 35 रुपीज। यहाँ 25 रुपीज जो दिखाया गया है ये डिस्काउंट को एडजस्ट करके दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो देखें यहाँ अभी तक हम लोगों ने कई जनरल एंट्री बनाई है तो जनरल एंट्री आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखें एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो 30,000 शेयर है, 25 का रेट है तो कितना हो जाएगा 7,50,000, 7,50,000 डेबिट एंड 7,50,000 क्रेडिट। अब दूसरे एंट्री की बात करें तो जब एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस समय एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो चूंकि सारे शेयर पे अमाउंट प्राप्त हो चुका है और सबको शेयर अलॉट भी किया गया है तो इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो यह एंट्री तब होगी जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अलॉटमेंट का अमाउंट जो है जब ड्यू किया जाएगा तो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट भी उसी समय किया जाएगा। यहाँ तो प्रश्न में दिया गया है स्टूडेंट्स, यदि आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ प्राप्त किया जाएगा तो आप अपने आप यह
तय कर सकते हैं, चूंकि जो कंपनी लॉ है वो स्पष्ट रूप से ये बात बताता है कि डिस्काउंट जो है हमेशा हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट होगा। तो यदि प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे हर हाल में अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू करेंगे। तो देखें यहाँ ड्यू की एंट्री जो होगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट to equity share capital account being allotment money due on 30,000 shares at the rate of 25 on each and 10 discount adjusted। तो यहाँ बात करें तो जो allotment का अमाउंट होगा वह 30,000 शेयर और 25 रुपीज के रेट से होगा। तो यहाँ जो अमाउंट होगा वो होगा 7,50,000। वहीं डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट चूंकि 10 रुपीज पर शेयर है, 30,000 शेयर्स हैं तो 3 लाख का हो जाएगा। वहीं शेयर कैपिटल की बात करें तो हमने अभी प्रश्न को समझाते समय आपको बताया है कि अलॉटमेंट पे जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो 35 है, चूंकि 10 रुपये डिस्काउंट को एडजस्ट किया जा चुका है इसलिए अलॉटमेंट का अमाउंट कितना शो हो रहा है तो 25 रुपीज, बिकॉज अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है। इसलिए यहाँ जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 10,50,000। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो जब अलॉटमेंट अमाउंट प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज ऑन ईच। तो अमाउंट हो जाएगा 7,50,000। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए ड्यू अमाउंट कितना है अलॉटमेंट का 7,50,000, तो जितना ड्यू है वही मिलेगा ना, इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा 7,50,000। नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज इज इक्वल टू 6 लाख। अब यही जब रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो वही रिपीट होगा 6 लाख रुपीज। अभी लास्ट कॉल की बात करें, सेकेंड और फाइनल कॉल की बात करें तो ड्यू करते समय एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो 6 लाख रुपीज। वहीं अगली एंट्री की बात करें तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ऑन ईच। अमाउंट की बात करें तो 6 लाख रुपीज। स्टूडेंट्स यहाँ इशू एक्सपेंस की बात है नहीं, इसलिए इशू से एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं है या इस प्रश्न में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स की बात है वो एज इट इज बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। यानी 3 लाख रुपीज का जो डिस्काउंट है वो बैलेंस शीट में एज इट इज शो किया जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर से संबंधित इशू एट पार की एंट्री देखी, इशू एट प्रीमियम की कंडीशंस को समझा, उनमें कौन कौन सी एंट्री होगी, एंट्री में क्या परिवर्तन होगा, आज के इस वीडियो में हमने देखा। इशू एट डिस्काउंट के टर्म में एंट्री कैसे की जाएगी, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, इसको आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। आशा है कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी, और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर सीखेंगे इशू ऑफ शेयर से संबंधित कुछ अन्य अकाउंटिंग जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।